नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर एक देश पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हलचल है, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या घट रहा है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे अमेरिका और चीन के रिश्तों की, जिसमें एक बार फिर से नरमी देखी जा रही है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा है कि वो चीन जाएंगे और जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन ताइवान के बीच तनाव है और चीन जापान के बीच तनाव है, और अमेरिका आज तक ताइवान और जापान के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप का चीन के करीब आना क्या ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? क्या ताइवान और चीन में जंग छिड़ सकती है? ट्रंप अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की कौन सी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं? इसकी चर्चा क्यों हो रही है? जिमी कार्टर ने कैसे चीन के साथ अमेरिका के संबंधों को बेहतर किया, जिसकी बदौलत आज ये दो महाशक्तियां एक दूसरे की सहयोगी हैं। वहीं ताइवान को लेकर अमेरिका का इतिहास क्या रहा है? अमेरिका में ताइवान को लेकर क्या कानून है? अमेरिका ताइवान की रक्षा क्यों करता है? साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका के लिए चीन इतना जरूरी क्यों बनता जा रहा है कि वो ताइवान की बलि देने के लिए भी तैयार है। बात करेंगे कैसे चीन के उप प्रधानमंत्री की 9 दिन की अमेरिकी यात्रा ने चीन का इतिहास बदल दिया। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका में उठी एक बड़ी खबर की, जिसमें बात होगी FBI के चीफ काश पटेल की, जिनके रोमांस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। गर्लफ्रेंड के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने पर काश पटेल विवादों में घिर गए हैं। FBI के निदेशक के ऊपर इस तरह के आरोप को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे काश पटेल पर क्या क्या एलिगेशन लगे हैं। काश पटेल की चर्चित गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे, आखिर वो इतनी चर्चा में क्यों रहती हैं। फिर बताएंगे आपको काश पटेल और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के नजदीक कैसे आए, ट्रंप क्यों काश पटेल के करीबी माने जाते हैं, कौन से मुद्दों में काश पटेल ट्रंप के साथ रहे हैं, इस बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। फिर बात करेंगे उस मुलाकात की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई, ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस। लेकिन क्या सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्ते फिर से बिगड़ सकते हैं? क्योंकि इस मुलाकात के दौरान दोस्ताना रिश्ता दिख रहा था और अब वहां पर दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बंद कमरे में बातचीत शुरू हुई, हालात असहज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस पर प्रेशर बनाना चाहते थे, लेकिन किस बात को लेकर? कहीं डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल तो नहीं थी? किस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच तकरार हो गया? क्या सऊदी और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से अलग हो जाएंगे? इस पर भी आपको डिटेल से बताएंगे और बताएंगे उस अब्राहम एकॉर्ड के बारे में, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ सकती है, सऊदी और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति आ सकती है। इसके बाद बात होगी उस शहर की जिसे स्वर्ग वाले शहर से भूतिया शहर कहा जाने लगा है। बेहद लग्जरी दिखने वाला यह शहर आज इंसानों के लिए तरसता नजर आ रहा है। आखिर कहां है यह शहर? ऐसा क्या हुआ यहां जिससे कि कोई भी इंसान यहां नहीं जाता? दुनिया की इस अनोखी जगह के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर ये जो आसमान छूती इमारतें हैं ये वीरान क्यों पड़ी हैं, इनमें कोई रहता क्यों नहीं है। देखेंगे इन तमाम खबरों को वर्ल्ड नाउ में डिटेल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका और चीन दो ऐसे देश जिनके बीच लगातार तनातनी रहती है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने G2 बनाने की पेशकश कर दी, यानी कि दुनिया दो देशों के नेतृत्व में चलेगी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन। और कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों बेहद पॉजिटिव दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन दोनों देश पहले कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। कभी दोनों के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत हो जाती, लेकिन फिर दोस्ती की बातें भी होती और एक दूसरे की तारीफ भी होती है। हाल के दिनों में अमेरिका और चीन के रिश्तों में काफी नरमी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक बार फिर से फोन पर बातचीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है। फोन कॉल के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप को अप्रैल 2026 में बीजिंग आने का न्योता दिया है, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने भी शी जिनपिंग को साल के अंत में अमेरिका आने का निमंत्रण दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि फिलहाल अमेरिका और चीन के रिश्ते मजबूत हैं और आगे और बेहतर होते चले जाएंगे। ट्रंप ने शी जिनपिंग से फोन पर हुई बातचीत को बहुत पॉजिटिव बताया है
और कहा है कि दोनों नेताओं ने कई बड़े मुद्दों पर बात की है। ट्रंप ने इस फोन कॉल को उस मीटिंग का हिस्सा बताया जो दोनों नेताओं के बीच साउथ कोरिया में हुई थी। यानी दोनों देश मिलकर अपने समझौते को मजबूती देने पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इस मुलाकात के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फायदा व्यापार की बात कही। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन और अमेरिका में दोस्ती हो रही है तो ताइवान का क्या होगा? क्या इन दोनों की दोस्ती के बीच ताइवान पिसेगा? क्योंकि चीन लगातार ताइवान पर कब्जे की बात कहता रहा है। अब ट्रंप ने इस फोन कॉल के बारे में जो बताया और चीन की तरफ से जो बताया गया, दो अलग अलग चीजें हैं। चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शी ने फोन पर ट्रंप से इस बातचीत में ताइवान का जिक्र किया। जिनपिंग ने कहा कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन इसे लेकर रहेगा। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि ताइवान का चीन में वापस आना युद्ध के बाद के इंटरनेशनल ऑर्डर का एक जरूरी हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शी ने कहा चीन और अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवादी सैन्यवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए दोनों देशों को युद्ध की जीत से जुड़े मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। इस फोन कॉल के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ताइवान को वापस लेने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने वाला है और इसमें अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्योंकि पिछले काफी वक्त से चीन ताइवान में जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। अब दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब ताइवान को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ताइवान का नेचुरल अलाई है, यह अमेरिका बार बार दावा करता है। अमेरिका में बाकायदा एक कानून भी है, एक्ट भी है जो ताइवान की रक्षा करता है। लेकिन चीन ताइवान को लेकर हमेशा से आक्रामक रुख अपनाता रहा है। इस लड़ाई में जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने भी ताइवान का साथ देने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेता है तो जापान की सेना इसमें हस्तक्षेप करेगी। यानी कि एशिया में जंग का एक बड़ा मोर्चा खुल सकता है। साल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ संवाद को ताइवान के मुद्दे पर प्राथमिकता दी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई और दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपने बीच के तनाव को कम करके प्रॉफिट पर लौटना चाहती हैं, व्यापार पर लौटना चाहती हैं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच ताइवान के मसले पर भी फोन पर बात हुई और ये सब कुछ ताइवान मुद्दे के साथ ही तय हुआ है। तो मतलब साफ है कि इस वक्त ट्रंप ताइवान पर किसी भी तरह से सपोर्ट के मूड में नहीं है। इस नए रुख की विशेषता क्या है? चीन और अमेरिका का करीब आना, व्यापार में अमेरिका का चीन पर निर्भरता, टुकड़ों में सहमति और निजी राजनयिक पहल। अब इस फोन कॉल में क्या अहम रहा है, जरा यह समझने की कोशिश करते हैं। जिनपिंग ने ट्रंप को चीन आने का न्योता दिया है। ट्रंप ने 2026 अप्रैल में चीन आने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने 2026 में चीन जाने का ऐलान किया है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन से रिश्ते बेहद मजबूत हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई है। फेंटेनाइल ड्रग की तस्करी पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। कृषि उत्पादों का व्यापार करने पर भी सहमति बनी है। सोयाबीन और दूसरी फसलों पर अमेरिका चीन के बीच साझेदारी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी किसानों को सीधा फायदा इसका होगा। चीन ने ताइवान को लेकर भी रुख साफ कर दिया है। जिनपिंग ने कहा कि चीन ताइवान का अभिन्न, जो ताइवान है वो चीन का अभिन्न हिस्सा है और जिनपिंग ने ताइवान को युद्धोत्तर व्यवस्था का कोर बताया है। इससे एक बात साफ है कि ताइवान को लेकर चीन की लाइन क्लियर है। आज नहीं तो कल चीन ताइवान पर हमला करेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका की भूमिका क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका का रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। पहली बार ताइवान खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। 45 साल के बाद एक बार फिर पिछले 4 सालों में अमेरिका ताइवान और अमेरिका चीन नीतियों में तेजी से उतार चढ़ाव दिखा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में ही अमेरिका ने ताइवान को सैन्य और सुरक्षा समर्थन बढ़ाकर संबंधों को मजबूत किया था। ताइवान को हथियार बेचे और उच्च स्तरीय संपर्क भी बढ़ाया गया। यह नीति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कार्टर की नीति से अलग थी।
तब ऐसा लगने लगा था कि ट्रंप ताइवान को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी रिजीम में वापस लौटे हैं तो इस बार पिक्चर पूरी तरीके से अलग नजर आ रही है। इस बार चीन अमेरिका करीब आ रहे हैं और ताइवान दूर होता दिख रहा है। अगर हम चीन और अमेरिका के बीच के रिश्तों की बात करें तो अमेरिका का चीन के साथ हमेशा से अच्छा संबंध रहा है। दोनों देश एक दूसरे के व्यापारिक सहयोगी भी रहे हैं। 1 जनवरी 1979 चीन अमेरिका रिश्तों के लिए इतिहास में काफी अहम साल था। यह वही साल था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया। अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में ऐतिहासिक सुधार हुआ, जो शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम था। 1949 से दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी। कैसे दोनों देशों के रिश्ते शुरू हुए, समय के साथ बदलते गए, ये समझना बहुत जरूरी है। और अब इसका भविष्य क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, ताइवान का भविष्य क्या होगा, जापान का भविष्य क्या होगा, क्योंकि दोनों अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अमेरिका इन दिनों चीन की ढपली बजा रहा है। दरअसल जिमी कार्टर ने राष्ट्रपति बनते ही चीन के साथ रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया। कार्टर ने शीर्ष अधिकारियों को एक चीन का मिशन सौंपा। अधिकारी बीजिंग गए और बातचीत की। कार्टर ने ताइवान से अमेरिकी सैन्य कर्मियों को धीरे धीरे हटाया। 1979 में यूएस ने चीन को ऑफिशियली मान्यता दे दी। ताइवान के साथ ऑफिशियली दोस्ती हो गई और ताइवान के साथ ऑफिशियली दोस्ती खत्म कर दी गई। लेकिन ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत हथियार सप्लाई जारी रखी। 29 जनवरी 1979 को चीनी उप प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस आए, जिनका नाम डेंग शियाओपिंग था। डेंग शियाओपिंग का व्हाइट हाउस में बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने एक दूसरे में दूतावास खोले और 30 सालों की दुश्मनी का यहां पर आकर खात्मा हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने लगा और अमेरिका ने खास करके चीन में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। चीन में फैक्ट्रियां लगवाई, चीन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाई। कार्टर ने चीनी छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई की अनुमति भी दे दी। कार्टर ने 1 लाख छात्रों की सीमा बढ़ा दी। कार्टर ने यह फैसला इतनी गोपनीयता से लिया कि उनके अपने विदेश मंत्री साइरस वैंस को भी अंतिम समय तक पूरी जानकारी नहीं थी। जिमी कार्टर ने ताइवान से थोड़ा पीछे हटकर चीन को असली चीन मान लिया और 30 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल दिया। यही आज तक अमेरिका चीन के रिश्ते की नींव मानी जाती है। इस बदलाव ने दोनों पक्षों के बीच व्यापार, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सहयोग और रणनीतिक समन्वय के रास्ते खोल दिए, या यूं कहिए कि दोनों देशों के बीच औपचारिक रिलेशन की शुरुआत हो गई। चीन के उपराष्ट्रपति की यात्रा कुल 9 दिनों की थी, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग इतना बढ़ गया जिसने आज का $600 अरब का चीन अमेरिका व्यापार शुरू किया। 9 दिन में डेंग ने दुनिया को बता दिया कि चीन अब खुल चुका है। अमेरिका ने कहा, हम तुम्हें अमीर बनने में पूरी मदद करेंगे। इस 9 दिन की यात्रा में चीनी उप प्रधानमंत्री ने न सिर्फ चीन के लिए दुनिया के दरवाजे खोले, बल्कि आज जो चीन है उसे ताकतवर बनाने में, उसकी नींव रखने में डेंग का ही योगदान माना जाता है। इस ऐतिहासिक दौरे में क्या क्या हुआ था, आप ये भी जान लीजिए। डेंग शियाओपिंग पहले कम्युनिस्ट नेता रहे जिन्हें अमेरिका ने रेड कारपेट वेलकम दिया। कार्टर खुद एयरपोर्ट पर डेंग को लेने आए और गले भी मिले। जिमी कार्टर के साथ डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में अमेरिकी सांसद और अमेरिकी बिजनेसमैन मौजूद थे। डेंग ने कहा कि मैं कैपिटलिस्ट देश की रोशनी और तकनीक देखने आया हूं। उसके बाद वो कोका कोला मुख्यालय गए और फैक्ट्री देखी और कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है, हमारे यहां भी ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो नासा गए, स्पेस शटल सिमुलेटर में बैठे। डेंग ने कहा कि मैं तो अभी चांद पर पहुंच गया। डेंग को बड़ी सफेद काउबॉय हैट भी पहनाई गई थी। काउबॉय डेंग के नाम से ये फोटो बहुत मशहूर हुई और 1979 में दुनिया के सबसे मशहूर फोटो में से एक बन गई। इसके बाद पहली बार अमेरिका में डेंग ने KFC का चिकन चखा। चीन में इसे खोलने को भी कहा। 1987 में बीजिंग में पहला KFC खुल गया था। बोइंग कंपनी की फैक्ट्री देखी और कहा, हम भी जल्द ही बड़ा जहाज बनाएंगे।
कार्टर को प्राचीन चीनी कांस्य की घंटी गिफ्ट की। कार्टर ने चांद का पत्थर दिया। डेंग ने कहा कि हम भी जल्द अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे। 2003 में चीन ने पहला ताइकोनॉट भेजा था। उस एक दौरे ने चीन को 40 साल में गरीबी से इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। 1979 के पहले चीन बहुत गरीब था और दुनिया के लिए बंद हुआ करता था। लेकिन 1979 के 9 दिन के इस दौरे ने चीन को न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का राजा बना दिया। अमेरिका ने इतना पैसा पंप किया चीन में कि चीन में सारी अमेरिकी जो जरूरत की चीजें थी वो चीन में मैन्युफैक्चर होने लगी, सिर्फ डिफेंस और आईटी सर्विसेज को छोड़कर। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर को अक्सर अंडररेटेड राष्ट्रपति माना गया, लेकिन उनकी नीतियों और फैसलों ने अमेरिका को कई बड़े संकटों से बाहर निकाला और अमेरिकी इतिहास की दिशा बदली। जिमी कार्टर ने अमेरिका की किस्मत को तत्काल नहीं बदला, बल्कि 20 से 30 साल का वक्त लिया। वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी दूरदृष्टि उस समय के लिहाज से बहुत आगे थी, इसलिए उस समय उन्हें समझा नहीं गया। आज उन्हें अमेरिका के सबसे ईमानदार और नैतिक राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। अब आपको जिमी कार्टर के कुछ और फैसले बताते हैं जिसने अमेरिका की किस्मत बदली और उसे एक बेहतर भविष्य की तरफ ले गया। जिमी कार्टर के ऐतिहासिक बदलाव पर नजर डालें तो सबसे पहले ऊर्जा नीति में जो क्रांति आई उस पर नजर डालते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका भारी तेल संकट से जूझ रहा था। कार्टर ने ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया, सिंथेटिक फ्यूल कॉर्पोरेशन बनाया, व्हाइट हाउस पर सोलर पैनल भी लगवाए। अमेरिका की एनर्जी इंडिपेंडेंस की शुरुआत इन्हीं के नीतियों की वजह से मानी जाती है। फिर कैंप डेविड समझौता, इजराइल और मिस्र के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया। 1978 में यह समझौता हुआ था। दो दुश्मन देशों के बीच युद्ध रोकने में यह सफल रहे। आज भी अमेरिकी डिप्लोमेसी की यह सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। मानवाधिकार को विदेश नीति का केंद्र बनाया। सोवियत संघ, अर्जेंटीना जैसे तानाशाही शासनों पर दबाव डाला। लोकतंत्र और मानवाधिकार अमेरिका की वैश्विक पहचान बने। दुनिया में अमेरिका की वैल्यू बेस्ड लीडरशिप और ज्यादा मजबूत हुई। फिर पनामा नहर समझौता भी इन्होंने कराया। कार्टर ने पनामा नहर पर अमेरिका का पुराना नियंत्रण खत्म किया और इसे लैटिन अमेरिका में अमेरिका की छवि सुधारने लगी। न्याय और सम्मान पर आधारित डिप्लोमेसी का संदेश गया। इन फैसलों ने अमेरिका को दुनिया में एक अलग पहचान दिलानी शुरू कर दी थी। जिमी कार्टर का फैसला चीन को वैश्विक व्यवस्था में और वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला था। मौजूदा हालात में फर्क यह है कि कार्टर का लक्ष्य रूस के खिलाफ सामरिक संतुलन बनाना था, जबकि 2025 में ट्रंप की पहल ज्यादा आर्थिक ट्रांजैक्शन और समिट डिप्लोमेसी पर आधारित है। इस मायने में ट्रंप किसी हद तक कार्टर के उद्देश्य यानी कि चीन के सामाजिक और आर्थिक समावेश की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हालात अलग हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी को सहमति दी थी उस समय, लेकिन इसका मकसद रूस को संतुलित करना था। लेकिन अभी रूस और चीन एक साथ हैं और अब चीन अमेरिका को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता है, जबकि चीन बना ही अमेरिका के बलबूते। अब ट्रंप चीन के साथ को नजदीक लाना चाहते हैं, लेकिन ताइवान को वो पूरी तरह छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि ताइवान रिलेशन एक्ट TRA के हिसाब से कोई राष्ट्रपति यूं ही ताइवान को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि कांग्रेस का व्यापक समर्थन हासिल ना हो। डोनाल्ड ट्रंप की नीति भी ऐसी नहीं है कि वो ताइवान से किनारा कर लेंगे। तो फिर ताइवान पर अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका चीन के चंगुल में फंस चुका है? अमेरिका चीन के करीब क्यों जा रहा है? अमेरिका चीन के करीब चला गया, दोनों देशों में दोस्ती हो गई, तो फिर ताइवान का क्या होगा? जापान का क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लोग चाहते हैं। 2025 में ट्रंप ने चीन के साथ समझौते खोजने की कोशिश की और सार्वजनिक रूप से कहा कि वो मानते हैं कि चीन तत्काल ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप एक सुलह समझौते के जरिए चीन से रिश्ते सुधारना चाहते हैं।
लेकिन ताइवान को पूरी तरह से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अमेरिका की दोनों ही पार्टियों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, ताइवान की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं और अमेरिका ताइवान का मजबूत समर्थन करता है उसकी सुरक्षा और रक्षा के मामले में। अमेरिका ताइवान को हथियार भी सप्लाई करता है ताकि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ये अमेरिका सब करता है ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत, TRA के तहत। अमेरिका अक्सर चीन के दबाव के बावजूद ताइवान के साथ राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मंच साझा करता है। अमेरिका ताइवान की नौसेना और वायुसेना को मजबूत बनाने में मदद करता आया है। इससे भी चीन लंबे समय से चिढ़ता रहा है। अब आप समझिए कि ताइवान रिलेशन एक्ट क्या है, जो चीन और अमेरिका की दोस्ती की गले की फांस है। इसे आप इन दोनों की दोस्ती की गले की हड्डी भी कह सकते हैं। माना जाता है कि यह अमेरिका का एक बहुत मजबूत कानून है जो ताइवान के लिए बनाया गया। इसे भी 1979 में पारित किया गया था। पहले अमेरिका ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता था, लेकिन 1979 में अमेरिका ने चीन की सरकार को मान्यता दी और ताइवान के साथ रिश्ते खत्म नहीं किए। इसलिए अमेरिका ने एक नियम बनाया, ताइवान के साथ यूएस की दोस्ती बनी रहेगी। अगर कोई देश ताइवान पर हमला करेगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका ऐसे में ताइवान की मदद करेगा। अमेरिका ताइवान को एक लोकतांत्रिक दोस्त मानता है, डेमोक्रेटिक फ्रेंड मानता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ताइवान और चीन के बीच कोई लफड़ा ना हो या चीन कोई जोर जबरदस्ती ना करे। अमेरिका ने ताइवान में अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान, AIT नाम का ऑफिस भी बनाया है। यह एम्बेसी जैसा ही काम करता है। इसलिए ना तो अमेरिका का ताइवान को आधिकारिक तौर पर छोड़ना संभव है या आसान है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा संवेदनशील सवाल यह है कि ताइवान का फ्यूचर क्या होगा, जैसे कि हम अभी आपसे बातचीत कर रहे थे। औपचारिक कूटनीतिक संबंध खत्म करने के बाद भी 90 के दशक से अब तक अमेरिका हमेशा ताइवान के लिए ढाल बना रहा। जब भी चीन ने अपना प्रभुत्व दिखाया, ताइवान को डराने की कोशिश की, उसे हड़पने की कोशिश की, अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। तो फिर अब क्या हो गया है? कार्टर युग का मूल लक्ष्य यह था कि रणनीतिक संतुलन बनी रहनी चाहिए और यह आज भी प्रासंगिक है, लेकिन ट्रंप इसे बिजनेस मॉडल पर ज्यादा देखते हैं, मुनाफा और घाटा के नजरिए से देखते हैं। ट्रंप प्रशासन क्षेत्रीय तनाव को घटाने और आर्थिक लाभ पाने के लिए चीन से डील कर सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर कांग्रेस और क्षेत्रीय साझेदारों की मदद से ताइवान का पूर्ण परित्याग असंभव नजर आता है। ट्रंप के लिए चीन क्यों जरूरी है, वो अमेरिका के लिए चीन को क्यों जरूरी समझते हैं, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। चीन यूएस का तीसरा बड़ा सामान खरीदने वाला देश है। अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट 143 अरब डॉलर है और चीन से अमेरिका जो है वो 439 अरब डॉलर इंपोर्ट करता है। 2024 में दोनों देशों के बीच 582.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 2025 के पहले 4 महीने में 128 अरब डॉलर का अमेरिका का व्यापार रहा और घाटा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 295 अरब डॉलर का है। यानी ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका की रोजमर्रा की चीजों के लिए चीन बहुत जरूरी है और चीन भी समझता है कि अमेरिका की डिपेंडेंसी चीन पर कितनी बढ़ चुकी है। अमेरिका चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बगैर एक भी दिन बमुश्किल से चल सकता है। इसलिए भी चीन बार बार अमेरिका को आंखें दिखाता है और डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन को भड़काते तो हैं, धमकाते तो हैं, लेकिन बाद में नरमी पर आ जाते हैं। चीन और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियां हैं और ट्रंप प्रशासन को एहसास हो गया है कि टैरिफ वॉर से किसी को फायदा नहीं है, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान है। अब सबसे पहले अगर अमेरिका और चीन की जीडीपी की बात करें तो ये दोनों कहां नजर आते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अमेरिका की जीडीपी 30.5 ट्रिलियन डॉलर की है और यह अब भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद बारी आती है चीन की।
चीन की जीडीपी 19.23 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है, लेकिन परचेसिंग पावर के हिसाब से, पीपीपी मॉडल के हिसाब से यह अमेरिका से आगे माना जाता है। विकास दर की बात की जाए तो 2025 का अनुमान है कि अमेरिका 2.1% की रफ्तार से विकास करेगा, जबकि चीन इससे डबल से ज्यादा विकास दर 4.6 की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। औद्योगिक उत्पादन, चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जबकि अमेरिका हाईटेक, सर्विस सेक्टर और डिफेंस में दुनिया का लीडर है। ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी भी देख लीजिए। ग्लोबल ट्रेड में चीन की हिस्सेदारी 14.5% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी 9.5% है। अमेरिका एक तरफ यह नहीं चाहता कि चीन किसी भी कीमत पर आगे निकल जाए, इसलिए चीन के साथ वो अपना रिलेशन बनाकर रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार तो बड़ा मुद्दा है। चीन पर टैरिफ लगाकर अमेरिका को नुकसान हुआ था। जब जब जिनपिंग ट्रंप ने मुलाकात या फिर बात की तो ताइवान को लेकर बार बार चर्चा हुई। एक तरफ ताइवान का पक्ष है, दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार का पक्ष है। ऐसे में ताइवान भी अमेरिका को देखते हुए, अमेरिका के रुख को देखते हुए और अमेरिका का चाइना की तरफ झुकाव देखते हुए अपनी तैयारी में अभी से जुट गया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने कहा कि ताइवान अपनी रक्षा, अपने पक्के इरादे को दिखाने के लिए $40 बिलियन का सप्लीमेंट्री डिफेंस बजट पेश करेगा, जिसमें अमेरिका से बड़े हथियार खरीदने का प्लान है। इसका मकसद चीन की बढ़ती सैन्य पॉलिटिकल प्रेशर का जवाब देना है। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फायदे के लिहाज से, वहां के डिफेंस इंडस्ट्री के लिहाज से चीन की तरफ दोस्ती दिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि ताइवान बड़ी मात्रा में अमेरिका से हथियार खरीदे और इससे अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को फायदा हो। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति को अगर आप देखेंगे तो वो चीन के साथ दोस्ती शायद इसलिए भी बढ़ा रहे हैं जिससे अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट मुनाफा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा पेच तब फंसेगा जब ताइवान को कब्जाने के लिए चीन आगे बढ़ेगा। उस समय अमेरिका का कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस पर हमारी नजर भी रहेगी। हम आपको वर्ल्ड नाउ में लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत करीबी व्यक्ति की। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो एजेंसी जो अमेरिका के अंदर हर खुफिया खबर ढूंढ निकालती है, हर मामले की जांच तह तक जाकर करती है, लेकिन उसके चीफ खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में फंसे हैं। FBI के हेड काश पटेल के रोमांस की चर्चा अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इस वक्त खूब हो रही है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी ब्रांच है FBI, लेकिन इसके मुखिया का इस तरह से खबरों में छा जाना FBI के इमेज के लिए ठीक नहीं है। खबर यह है कि काश पटेल पर इश्क का फितूर छाया हुआ है और यह फितूर इस कदर है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए VVIP सुरक्षा प्रोटोकॉल खड़ी कर दी, वो भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर, जिससे अमेरिका में इस मामले को लेकर भयंकर विवाद हो गया है। काश पटेल पर एलिगेशन, आरोप यह लगा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंसन को स्वाट कमांडो सुरक्षा दी और सरकारी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया। काश पटेल ने गर्लफ्रेंड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए नियमों को ताक पर रखते हुए सरकार के साथ ही फेडरल एजेंट्स का भी गलत इस्तेमाल किया। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 12 प्राइवेट टूर के लिए सरकारी जेट का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वो टैक्स पेयर्स के पैसे से रिसोर्सेज और निजी रिश्तों पर जमकर लुटा रहे हैं। इस विवाद के बाद यह तक कहा जाने लगा है कि ट्रंप काश पटेल को FBI के निदेशक के पद से हटा भी सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक के रूप में काश पटेल के भविष्य पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी
कोई भी फैसला कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि काश पटेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी इन रिपोर्ट्स का खंडन किया और इसे पूरी तरह से फेक न्यूज नैरेटिव करार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि जब रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित हुई तब वो ओवल ऑफिस में नहीं थी, जहां ट्रंप अपनी कानूनी प्रवर्तन टीम के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें काश पटेल भी शामिल थे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि पटेल राष्ट्रपति की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एफबीआई में अखंडता बहाल करने के लिए वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये वही काश पटेल हैं जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है और ट्रंप भी काश पटेल की समय समय पर तारीफ करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका में काश पटेल की आशिक के तौर पर बड़ी चर्चा हो रही है। काश पटेल पर एफबीआई के संसाधनों के गलत इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में काश पटेल विवादों में फंस चुके हैं? दरअसल अटलांटा में परफॉर्म करने के लिए पहुंची थी एलेक्सिस। यहां सुरक्षा के लिए उन्हें स्वाट टीम के लिए 2 स्पेशल कमांडोज भेजे गए, जो आमतौर पर हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं। स्वाट टीम कार्यक्रम खत्म होने से पहले वापस लौट आई। पटेल ने टीम कमांडर को फटकार लगाई, पूछा कि सुरक्षा बिना वजह क्यों हटाई गई। सरकारी जेट के निजी इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे। 500 करोड़ के सरकारी जेट का इस्तेमाल गर्लफ्रेंड के प्रोग्राम में जाने के लिए कर दिया। डायरेक्टर को सरकारी विमान से ही यात्रा करनी होती है, लेकिन निजी यात्राओं के लिए उन्हें कमर्शियल टिकट के बराबर भुगतान करना होता है। पटेल ने लगभग 1 दर्जन निजी यात्राएं की, जिसमें सरकारी जेट से इस्तेमाल किया गया, जिसमें गोल्फ रिसोर्ट, हंटिंग रेंच, स्टेट कॉलेज में कुश्ती इवेंट भी शामिल है, जहां ही गए। जहां खास बात यह है कि एलेक्सिस ने परफॉर्म किया था, जो उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। एक पूर्व एफबीआई एजेंट ने पटेल पर आरोप लगाया कि सरकारी शटडाउन के दौरान जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी, पैसों की कमी थी, तब भी काश पटेल टैक्स पेयर्स के पैसे से निजी एडवेंचर कर रहे थे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। कहा जा रहा है कि काश पटेल को चिंता थी कि एलेक्सिस, जो एक हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव शख्सियत मानी जाती हैं, उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिली और कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्हें वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन इस वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर विवाद पैदा हो गया। अधिकारियों का कहना है कि स्वाट टीमों का सामान्य हालत में वीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन नेशनल, सॉल्ट लेक सिटी और लास वेगास में भी एलेक्सिस की सुरक्षा के लिए ऐसी ही स्वाट टीमें तैनात की गई। अमेरिका में स्वॉट को एक बहुत एलीट फोर्स माना जाता है। स्वॉट क्या है और इसे कब एक्टिवेट किया जाता है, आइए नजर डालते हैं। तो स्वॉट के जो कमांडोज हैं वो देखने में कुछ इस तरह से नजर आते हैं। आपने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी इन्हें देखा होगा। इनके नाम से कई ओटीटीज पर सीरीज भी बन चुकी है। स्वॉट को दरअसल स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। यह एफबीआई की एक विशेष टैक्टिकल यूनिट है जो खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती है। यह टीम 1973 में स्थापित की गई थी, जिन्हें हाई रिस्क ऑपरेशंस में तैनात किया जाता है, जहां पुलिस नहीं जा सकती, जहां हथियारबंद अपराधियों से निपटना होता है, जहां आतंकियों से सीधा मुकाबला करना होता है, वहां स्वॉट की टीमें जाती हैं। जहां पर हॉस्टेज सिचुएशन हो, बंधक बनाए लोग हों, उनको सुरक्षित निकालना हो, खास इमारतों और कमरों में घुसकर कोई हाई रिस्क ऑपरेशन चलाना हो, स्नाइपर और शार्प शूटर ऑपरेशन करना हो, दंगों की बहुत गंभीर स्थिति हो तो इसे भी कंट्रोल करने के लिए स्वॉट उतारी जाती है। बहुत ज्यादा खतरा होने पर वीआईपी को सुरक्षा देने में भी स्वॉट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि काश पटेल के एक प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि काश का ट्रांसपोर्ट का खर्च भी एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर्स जितना ही रहा है। वहीं गर्लफ्रेंड एलेक्सिस को सुरक्षा देने के सवाल पर कहा कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षा देना जरूरी था। प्रवक्ता ने कहा कि एफबीआई की आलोचना बुरी नीयत से की जा रही है और यह हमें हमारे मिशन से नहीं रोक पाएगी। अब जरा यह भी जान लीजिए कि काश पटेल जिस एलेक्सिस के प्यार में पड़े हैं, जिस अफेयर को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, आखिर वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद इस साल फरवरी के महीने में काश पटेल को एफबीआई की कमान दी गई थी।
उन्होंने तब गीता पर हाथ रखकर एफबीआई डायरेक्टर पद की शपथ ली तो पूरी दुनिया की नजर उन पर गई। इस दौरान उनके बगल में खड़ी एक लड़की ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। माना जाता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस ही थी, जो अब हेडलाइंस में आ गई हैं, सुर्खियों में आ गई हैं, विवादों में आ गई हैं। एलेक्सिस हैं कौन? आइए नजर डालते हैं। माना जाता है एलेक्सिस विल्किंस एक मशहूर कंट्री सिंगर हैं, जो समय समय पर अलग अलग इवेंट्स में परफॉर्म करती नजर आती हैं, जो देशभक्ति, कंट्री पॉप, गन राइट सपोर्ट और खुलकर मेगा पावर की वजह से विवादों में रही हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं इन्हीं मुद्दों के कारण जिन पर उन्होंने बयान दिया है। काश पटेल और एलेक्सिस की मुलाकात ऐसा माना जाता है कि 2022 में एक कंजर्वेटिव इवेंट में हुई थी। जनवरी 2023 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और अब इस रिश्ते को 3 साल हो चुके हैं। उनका दावा है कि उनकी राजनीतिक छवि और एफबीआई चीफ काश पटेल से रिश्ता उन्हें निशाना बनाता है और यही तर्क अब एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए दी जा रही है। काश पटेल अमेरिका के सबसे प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी में गिने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी वफादारों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर आता है और ट्रंप के समर्थक के रूप में बहुत मशहूर हैं। वो भारतीय मूल के हैं। उनके माता पिता गुजराती हैं जो भारत से अमेरिका गए थे। काश पटेल का जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में हुआ था। 2025 में ट्रंप सरकार ने काश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले वो एटीएफ के एक्टिंग डायरेक्टर थे। 2017 से 2020 के ट्रंप के पहले टर्म में वो एनएससी में डिप्टी असिस्टेंट बने। यहां उन्होंने काउंटर टेररिज्म मिशंस लीड किए, जैसे कि आईएसआईएस लीडर्स को खत्म करना, अमेरिकी बंधकों को छुड़ाना। 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। 2025 में वो एफबीआई को ट्रंप एजेंडा के मुताबिक बदल रहे हैं, जैसे अवैध इमिग्रेंट्स पर फोकस, पुरानी ट्रंप के जांचों पर बदला। ट्रंप समर्थक उन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एक्सपीरियंस कम होने के बावजूद लॉयल्टी से एफबीआई डायरेक्टर बने। ट्रंप अक्सर सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर विश्वास कम करते हैं। ऐसे में वो एफबीआई में कोई ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो उनके आंख कान नाक की तरह काम करे और इसलिए काश पटेल को वो अपनी निजी इंटेलिजेंस टीम के भरोसेमंद चेहरे के रूप में देखते हैं। उन्हें गुप्त दस्तावेज, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीक्रेट ऑपरेशंस की जानकारी दी जाती है जो सामान्य अधिकारियों को नहीं रहती। काश पटेल पब्लिकली कहते रहते हैं कि एफबीआई, सीआईए और जस्टिस डिपार्टमेंट ने ट्रंप को फंसाने की कोशिश की है। रशिया गेट एक झूठा राजनीतिक ऑपरेशन था। ट्रंप इस सोच को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये उनकी राजनीति को मजबूती देता है। अमेरिकी राजनीति में लॉयल्टी ही ट्रंप का सबसे बड़ा पैमाना है। काश पटेल ने हर मुश्किल समय में ट्रंप का साथ दिया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनाम में उन्हें एफबीआई के चीफ के तौर पर नवाजा और सबसे संवेदनशील और अमेरिका में सबसे शक्तिशाली पदों में से एक दिया। ट्रंप क्यों काश पटेल पर इतना भरोसा करते हैं, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसमें सबसे पहले यह बात आएगी कि ट्रंप प्रशासन में उन्होंने कई बड़े पद संभाले हैं। कई बार जब जब डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में आए या नहीं भी आए तब भी वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब रहे, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एनएससी में सीनियर डायरेक्टर रहे, पेंटागन में डीओडी में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ओवरसाइट में प्रमुख की भूमिका वो निभा चुके हैं। ट्रंप की दूसरी टर्म में उन्हें एफबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। यह पद सिर्फ बेहद भरोसेमंद लोगों को ही डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। ट्रंप की टीम के फिक्सर कहे जाते हैं। ट्रंप जब भी किसी विवाद, जांच या सरकारी टकराव में फंसते हैं, काश पटेल ही सबसे पहले मोर्चा संभालते हैं और उन्हें ही उतारा जाता है। इसलिए उन्हें ट्रंप का बेहद वफादार माना जाता है। ट्रंप के सबसे बड़े मिशन में काश पटेल सबसे आगे रहे, जैसे रशिया गेट जांच को ध्वस्त करने में काश पटेल की बहुत मुख्य भूमिका रही। उन्होंने कई सीक्रेट दस्तावेज खोजे और रिपोर्ट्स बनाई, जिससे ट्रंप को राजनीतिक फायदा हुआ। अमेरिका मैक्सिको सीमा नीति में ट्रंप का समर्थन किया
मगरदार इमिग्रेशन नीति, दीवार निर्माण जैसे मुद्दों पर वो ट्रंप के साथ हमेशा खड़े रहे। 2020 चुनाव के बाद ट्रंप के दावों को मजबूत करने में मदद की। सार्वजनिक तौर पर कहा कि इलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठाना ट्रंप का अधिकार है। दूसरे टर्म में ट्रंप के सुरक्षा एजेंसियों में बड़े बदलाव के लिए उन्हें उतारा गया। पूरा ब्लूप्रिंट काश पटेल ने ही ट्रंप की देखरेख में और दिशा निर्देश में तैयार किया। ट्रंप के मीडिया खेल में सबसे आक्रामक ब्रेन माने जाते हैं काश पटेल। पटेल टीवी डिबेट, पॉडकास्ट, इंटरव्यू और मागा रैलियों में ट्रंप की लाइन को जोरदार तरीके से पेश करते रहे। इससे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में बहुत फायदा हुआ। काश का अंदाज आक्रामक और साफ संदेश वाला होता है और यह ट्रंप के ब्रांड से बहुत मेल खाता है और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद है। ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा कि पटेल ने अपनी किताब में लिखा कि ट्रंप से पहली मुलाकात में वो स्टार स्ट्रक हो गए थे, लेकिन जल्द ही उनका रिश्ता सामान्य से कहीं आगे बढ़ गया। ट्रंप ने पटेल को सीधा एक्सेस दिया, जो व्हाइट हाउस में चेन ऑफ कमांड को बाईपास करता था। अब काश पटेल की लव लाइफ के चर्चे पर भी ट्रंप उनके सपोर्ट में आ गए और कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, भरोसेमंद है और ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये एलिगेशंस निराधार हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इन मुद्दों को हवा दे रहा है और काश पटेल को इनके पद से हटाने की मांग की जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सऊदी और अमेरिका में तनातनी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच की मुलाकात अभी भी मीडिया सुर्खियों में है। यह खबर अभी भी चर्चा में है। इस खबर की तासीर कम नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच अनबन की खबरें आने लगी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका पहुंचते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था और इनके स्वागत में एक डिनर भी होस्ट किया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और खुद व्हाइट हाउस के बाहर आए, रेड कारपेट लगाया और स्वागत किया। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कैमरों के सामने कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस रिश्ते की गर्मजोशी की चर्चा बहुत तेजी से हुई, पूरी दुनिया में हुई। F-35 पर डील की बात कह दी गई, कई मुद्दों पर सहमति बन गई। ट्रंप ने प्रिंस के लिए एक किंग साइज डिनर ऑर्गेनाइज किया। लेकिन इस मुलाकात के अंदर से जो खबर आ रही है वो खबर चौंकाने वाली है। खबर यह कि सबके सामने तो दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक मीटिंग हुई, लेकिन जैसे ही बंद कमरे में मीटिंग हुई, हालात तनाव भरे हो गए। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच काफी इंटेंसिव, गर्मा गर्म बातचीत हुई थी। कुछ सोर्सेज का दावा है कि इजराइल को लेकर यह बातचीत हुई और इस मुश्किल स्थिति में पहुंच गई कि बातचीत के दरमियान नोक झोंक तक की नौबत आ गई। ऐसा क्यों हुआ? शायद आपको पता हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप कि सऊदी इजराइल को मान्यता दे और अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर ले। अब्राहम अकॉर्ड क्या, ये आपको बताएंगे। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड को लेकर सऊदी ने जो जवाब दिया है उसे डोनाल्ड ट्रंप सुनकर काफी भड़क गए, निराश हो गए। व्हाइट हाउस में बिन सलमान के साथ एक पब्लिक मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस से सऊदी इजराइल के रिश्ते में सामान्यीकरण को लेकर बातचीत के दौरान सकारात्मक जवाब मिला है। इस दौरान बिन सलमान ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका देश अब्राहम समझौते का हिस्सा बने, लेकिन यह भी तय किया जाए कि दो राज्य समाधान का रास्ता पक्का हो, 2 स्टेट थ्योरी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में होने वाली बातचीत के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस से अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने के लिए कहा, इस अकॉर्ड में शामिल होने के लिए कहा, तो मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि इजराइल और हमास युद्ध के बाद सऊदी अरब की जनता की राय इजराइल के खिलाफ है और वो अपनी जनता के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। दावा किया कि
सऊदी अरब का समाज इजराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। उन्होंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की। यह एक ईमानदार बातचीत थी, लेकिन प्रिंस सलमान एक मजबूत नेता है। वो एक मजबूत आदमी, एक लीडर है, जबरदस्त, और वो अपनी बात पर अड़े रहे। और कहा जा रहा है कि इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इजराइल से रिश्ते सामान्य करने को लेकर एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को तय करना होगा कि एक निश्चित समय के अंदर फिलिस्तीन देश का निर्माण होगा, उसकी सीमा तय होगी, और वो सीमा ऐसी होगी जिसे कभी बदला नहीं जा सकेगा। एक यूएस अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन एक मुद्दा है। हालांकि उन्होंने रिश्ते सामान्य करने के लिए कभी मना नहीं किया, इसे बाद में करने का रास्ता खुला हुआ है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप के लिए यह जरूरी है कि सभी मिडिल ईस्ट देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों, क्योंकि गाजा में युद्ध खत्म हो गया है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे चला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से दुश्मनी है, यानी कि सऊदी और इजराइल। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी बहुत जल्द उन मुस्लिम देशों में शामिल होगा जिन्होंने 2020 के अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं और इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं। लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भी तैयार नहीं है, और इससे अमेरिका और सऊदी के बीच रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। यह अब्राहम एकॉर्ड क्या है जो 2020 में लाया गया था अमेरिका की तरफ से, जिसमें इजराइल की सुरक्षा की गारंटी थी? इसे जरा डिटेल से समझते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में पीस कैसे लाया जाए, इसे लेकर यह समझौता बनाया गया। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता इसे माना गया। 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से इसे तैयार किया गया था। इसका मकसद यह था कि इजराइल और बाकी के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, वहां उनके बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो जाए, यानी बातचीत शुरू हो जाए। इसके तहत कुछ अरब देशों ने इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी। उसके साथ राजनयिक, व्यापारिक, तकनीकी, पर्यटन और सुरक्षा संबंध स्थापित कर दिए। 2020 में शुरू हुए इन समझौतों में कई देशों ने साइन किया, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को भी शामिल हुए। प्रक्रिया में शामिल हुए देशों ने इजराइल को पहली बार एक देश के तौर पर मान्यता दी, औपचारिक मान्यता दी। इससे मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक माहौल चेंज हुआ, बदला। आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ा, खासकर डिफेंस, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ी, और इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी भी इसे साइन कर दे, क्योंकि सऊदी अमेरिका का बहुत क्लोज अलाई माना जाता है, राइट? भले ही चुनौतियां अभी भी बनी हो। अब्राहम तीनों धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के एक समान पैगंबर माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम अब्राहम एकॉर्ड रखा गया। यह नाम धार्मिक एकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह समझौता अरब एकजुटता के पारंपरिक रुख से अलग है। सऊदी अरब इजराइल के बीच कभी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे। सऊदी अरब इजराइल को एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है, और इसकी मेन वजह है फिलिस्तीन। सऊदी अरब साफ कहता है कि इजराइल के साथ संबंध तभी सामान्य होंगे जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बने। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा है कि बिना फिलिस्तीन के किसी सौदे पर सहमति नहीं होगी। 2024-25 के गाजा युद्ध ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया, जहां सऊदी ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। लेकिन ट्रंप इजराइल के करीबी हैं। अमेरिका इजराइल का अलाई है, नेचुरल अलाई, और अमेरिका हर तरह से इजराइल को सहायता देता है। अभी जब हाल ही में सऊदी प्रिंस आए थे तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कई मुद्दों पर डील हुई। सऊदी अरब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है, अमेरिका से सहयोग चाहता है, वो अमेरिका से F-35 चाहता है। इसलिए अमेरिका सऊदी के लिए बहुत जरूरी है, तो सऊदी अरब भी अमेरिका के लिए कई मायनों में बहुत जरूरी है। दोनों देशों में इस दरमियान क्या डील हुई थी, ऐतिहासिक क्या बातचीत हुई, क्या सहमति बनी, इसको भी देखते हैं। आइए, सबसे पहले बात रक्षा समझौते की करते हैं। अमेरिका और सऊदी के बीच दशकों का सबसे बड़ा सुरक्षा पैक्ट साइन किया गया।
सऊदी को एडवांस हथियार, मिसाइल, डिफेंस, साइबर सुरक्षा सहायता दिए जाने की बात कही गई। इसके अलावा F-35 और परमाणु समझौते पर भी, न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर भी मुहर लगी। मेजर नॉन नेटो अलाई का दर्जा भी सऊदी को दे दिया गया। आर्थिक रणनीतिक साझेदारी के मोर्चे पर बात की जाए तो उसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, AI और 5G में बड़े निवेश की बात कही गई। अमेरिकी कंपनियों को सऊदी में मेगा प्रोजेक्ट्स का रास्ता दिया गया, यानी कि सऊदी ने निवेश के सारे दरवाजे खोल दिए। फिर मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पर सहमति बनी। ईरान के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति बनाई गई। रेड सी, गल्फ में समुद्री सहयोग पर भी बात की गई, सुरक्षा सहयोग पर। यानी अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में आई वर्षों की दरार पट्टी दिख रही थी। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका में सऊदी का निवेश $600 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन किया जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों से तनाव में रहे थे। 2018 में अमेरिकी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां आ गई थी। अब सऊदी अरब का अमेरिका में $600 बिलियन से बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन तक निवेश पहुंचने वाला है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच फिर से अनबन की खबर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा सकता है और ये डील खतरे में पड़ सकते हैं जो डील साइन किए गए थे इस दौरे के दौरान, जिससे दोनों देश एक दूसरे से फिर से दूर जा सकते हैं। चलिए वर्ल्ड नाउ में बताते हैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में जहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन वहां गगनचुंबी और हाईटेक इमारतें जरूर हैं। एक हाईटेक शहर जहां जीने के लिए हर संसाधन मौजूद है, लेकिन वहां कोई इंसान जाना नहीं चाहता है। वहां लग्जरी ठूस ठूस के भरा हुआ है। शहर में कोने कोने से लग्जरी टपकती है। घर के खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, आधुनिक सुविधाएं हैं। शहर के आसपास 4 आइलैंड हैं, जमीन के नीचे चलने वाली कारें हैं, ऊपर पैदल चलने वालों के लिए पार्क है, ड्यूटी फ्री शॉपिंग है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, किसी एनिमेशन फिल्म की तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक ऐसा स्वर्ग धरती पर मौजूद है जिसे बड़े अरमानों से बनाया गया था, लेकिन अब ये इंसानों के नहीं होने की वजह से एक भूतिया शहर बन चुका है। यहां की चकाचौंध दशकों के बाद भी इंसानों का रास्ता देखती है और ऊंची ऊंची इमारतों से सिर्फ चील कौवों की आवाजें आती है। यह शहर 10 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, जिसकी लागत करीब $100 अरब यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए थी। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह शहर आज वीरान पड़ा हुआ है। यह मलेशिया के जोहोर में सिंगापुर की सीमा से सटा हुआ फॉरेस्ट सिटी है, जो मॉडर्न दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक भूतिया शहर के तौर पर फेमस हो चुका है, जो सिर्फ एक कैपिटल ट्रेजेडी बनकर रह गया है। फॉरेस्ट सिटी की कहानी शुरू होती है 2016 से। इसका विकास मुख्य रूप से चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन ने किया था। यह प्रोजेक्ट चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत प्रमुख हिस्सा था, जिसे मलेशियाई सरकार ने बड़े अरमानों से लॉन्च करवाया और मलेशिया की उम्मीदें 7वें आसमान पर थी। चीन ने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा और इसे आधुनिक स्वर्ग कहा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मलेशिया के जोहोर में 4 कृत्रिम आइलैंड बनाकर किया गया। इस आइलैंड पर बनाया गया $100 अरब का यह प्रोजेक्ट, जो सिंगापुर के टूअर्स सेकेंड लिंक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे एक इको फ्रेंडली स्मार्ट सिटी के तौर पर पेश किया गया, जहां कारें जमीन के नीचे चलेंगी। ऊपर हरे भरे पार्क, पैदल चलने वालों के लिए जगह होगा। यह शहर एक लग्जरी स्वर्ग था, जिसमें गोल्फ कोर्स, वाटर पार्क, आलीशान अपार्टमेंट, ड्यूटी फ्री शॉपिंग, आप नाम लीजिए वो सुविधा आपको इस शहर में मिलेगी। अब शहर तो बन गया, लेकिन रहने के लिए कोई आया ही नहीं। जहां 7 लाख लोगों के रहने की योजना थी, वहां 7,000 लोग भी नहीं रहते। यहां की बसावट सिर्फ 1% बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंट्री गार्डन कंपनी खुद भारी कर्ज में डूब गई, जो लगभग $200 अरब का बताया जाता है। इसके बाद कंपनी ने फॉरेस्ट सिटी में निवेश और निर्माण को धीमा कर दिया। चीन सरकार ने भी नागरिकों को देश से बाहर भारी निवेश नहीं करने की सलाह दी।
जिसके बाद मॉडर्न स्वर्ग का ऐसा श्राप दिखा कि इस जगह को खरीदार मिलने ही बंद हो गए।